मेरे पापा मेरे लिए दुनिया के सबसे बेस्ट थे। उन्होंने कभी भी मेरे लिए गलत फैसला नहीं लिया था। पढ़ाई लिखाई से लेकर पहनने खाने तक हर चीज का वो खुद ख्याल रखते थे। अपने आप से वह मुझे कुछ भी नहीं खाने देते थे। खाने का समय होता था तो वह खुद डालकर खाना लाते थे और अपने हाथ से चलाते थे, और नहलाने तक भी वह काम अपना करते थे। जब मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी तो फिर उन्होंने नहाने का काम किसी और को सौंप दिया, लेकिन कपड़े पहनाने, खाना खिलाना, मेरे जूतों को साफ करके जूते पहन आना और फिर मुझे स्कूल के लिए छोड़कर आना जैसे पिताजी का ही काम था। उनकी मैं राजकुमारी बेटी थी। न जाने मेरे पिताजी को हमेशा से ही एक लड़की का शौक था। अक्सर माँ बताया करती थी कि तेरे पिताजी को जब तुम होने वाली थी तो तुम्हारे पिताजी ने सब लोगों से कह दिया था कि अगर मेरी बेटी हो गई तो मैं पूरे गांव और शहर में मिठाइयां बंटुआऊंगा। ये सब सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था कि आखिरी आदमी होकर एक लड़की की चाह कर रहा है। मैंने आज तक सुना था कि हर कोई लड़के को ही मांगता है। सबके घर में यही होता है कि हमें लड़का हो जाए, लेकिन उनमें से अलग मेरे पिताजी की थे तो यही चाहते थे कि हमारी बेटी हो जाए। और जब मैं हुई तो मेरे पिताजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तो जैसे मेरे लिए सारी कायनात खड़ी कर दी थी। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। मुझे कभी किसी चीज की जरूरत होती थी तो वह मेरे लिए लाकर दे देते थे। स्कूल का टूर भी वह मुझे बिना किसी सवाल किए भेज देते थे, और ढेर सारे पैसे मेरे बैग में डाल दिया करते थे और कहते थे कि जहां कभी तुझे खाने का मन करे तुम पैसे से लेकर खा लिया करो। मेरे पापा के प्यार को देखकर तो मेरी सहेली अभी काफी जलन महसूस करती थी। वह अक्सर कहती थी कि अगर बाप हो तो तुम्हारे पिता जैसा हमारे पिताजी तो ना तो हमें घर से बाहर निकलने देते हैं, ना ही बाहर का खाना खाने देते हैं, और ना ही पैसे देते हैं। बस हर समय यही कहते रहते हैं कि घर में सलवार सूट पहनकर घर का काम सीखो। तुम कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाओगे। लेकिन मेरे पिताजी ऐसे नहीं थे। उन्होंने तो मुझे अपने सर का ताज बनाकर रखा हुआ था। इसीलिए तो मैं खुद को इतना खुशनसीब समझ रही थी। लेकिन मेरी जिंदगी में ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। भगवान को शायद मेरी खुशी रास नहीं आई, इसीलिए मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा धमाका होने लगे। लेकिन यह धमाका एकदम नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे मेरी जिंदगी में परेशानियां आनी शुरू हो गईं। दरअसल मेरा नाम रोशनी है। मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली थी। बहुत भोली भली और सीधी लड़की थी। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ होने जा रही थी जो देखने में बहुत ही अच्छा था। मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी, मगर जब मेरा रिश्ता इस इंसान के साथ तय हो गया था तो मुझे इससे मोहब्बत होने लगी थी। मेरे ससुर ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया था, और उसी समय उन्होंने मेरे पापा से मेरा रिश्ता मांग लिया था। मेरे ससुर मेरे पापा के दोस्त थे। उन्होंने मुझे जब शादी में देखा तो उन्होंने मेरे पापा से कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। लेकिन उसके 2 महीने बाद मेरे पापा की अचानक मौत हो गई थी, और मरते समय मेरे पापा ने मेरे ससुर से कहा था कि तुम्हें मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना है। तुम मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाह थे ना, तो मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले मेरी आंखों के सामने ही तुम्हारे बेटे और मेरी बेटी की शादी हो जाए। हालांकि हम लोगों की शादी खूब धूमधाम से होनी थी, मगर पापा की आखिरी ख्वाहिश यही थी। उसको पूरी करने के लिए जल्द ही हमारी शादी कर दी गई, और फिर अपनी इकलौती बेटी की शादी होते हुए देखने के लिए कुछ दिनों बाद ही मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। अब सिर्फ मेरी मम्मी अकेली रह गई थी। हम मिडिल क्लास लोग थे, जबकि मेरी शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। ये लोग एक दूसरे दूसरे शहर में रहते थे। मेरे ससुर का नाम इस शहर के टॉप बिजनेसमैन में लोगों में आता था। मेरे ससुर को मेरे संस्कार अच्छे लगे थे। उन्होंने देखा था कि मैं बहुत अच्छी और भोली भाली लड़की हूं। शहर की बाकी लड़कियों से बहुत अलग हूं। शहर की लड़कियों की तरह मेरे ख्यालात मॉडर्न नहीं हैं, और ना ही मैं मॉडर्न कपड़े पहनती हूं। मैं बहुत मामूली सी लड़की थी, मगर मैं देखने में बहुत सुंदर थी। मेरे ससुर मेरी इसी बात पर फिदा हुए थे, और अपने बेटे के लिए उन्होंने मुझे चुना था। और अब मैं उनके बेटे की बहू बनकर उनके घर आ गई थी, क्योंकि पापा के अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद ही मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। जब तक मेरे पापा भी मार रहे थे,
तब तक मैंने उनकी सेवा की थी। मगर एक बात बड़ी ही अजीब थी, जब मेरे पापा जिंदा थे तो उसके 1 हफ्ते बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जब तक वह मैं विदा नहीं हुई थी, लेकिन मेरी शादी क्योंकि सबके साथ हो चुकी थी, मुझे लगता था कि सब मुझसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। आखिरकार अब वह मेरे पति बन चुके हैं, या फिर मुझे मेरे घर के नंबर पर कॉल जरूर करेंगे। लेकिन उन्होंने तो मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की थी। मुझे जब मेरी ससुराल लाया गया तो मेरा फूलों से स्वागत किया गया था। विलन बंगले को अच्छी तरह से सजाया गया था। आखिरकार इस घर की इकलौती मालकिन आई थी। मेरी सास इस दुनिया में नहीं थी, सिर्फ ससुर थे और मेरा पति उनका इकलौता बेटा था। मुझे दुल्हन बनाकर उनके कमरे में भेज दिया गया था और मैं इंतजार कर रही थी कि कब मेरा पति कमरे में आए, मैं उसके साथ प्यार भरी बातें करूं। मगर मुझे अपने पति से यही शिकायत थी कि उन्होंने अपनी पत्नी की खैर खबर लेने की कोशिश क्यों नहीं की। काफी समय गुजर गया था, लगभग रात के 3 बज गए थे, लेकिन अभी तक मेरा पति कमरे में नहीं आया था। मैं इंतजार करते करते बहुत थक चुकी थी, इसलिए तकिए से सर लगाकर लेट गई। मुझे बहुत नींद आ रही थी। पापा की मौत के सदमे में मैं काफी रातों तक जागती रही थी, इसलिए बहुत गहरी नींद आ रही थी। मुझसे अपने पति का और इंतजार नहीं हो सका और मैं गहरी नींद में सो गई थी। लेकिन जब मेरी आंख, दिन तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि दिन निकल आया था, मगर मेरा पति मेरे कमरे में नहीं आया था। मैं कंफ्यूजन का शिकार हो गई थी कि आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है। सुबह के समय मैंने देखा कि मेरे पति कमरे में आए, मगर एक अजीब बात यह थी कि उन्होंने मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा था। गुस्से से वह मेरे कमरे के अंदर चलते हुए आए थे और अपनी अलमारी खोलकर उसमें से कपड़े निकालकर बाथरूम में चले गए थे। क्या वह सारी रात कमरे से बाहर रहे थे? ये तो बड़ी हैरानी की बात थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पति ने मुझसे कोई भी बात नहीं की और फिर वह तैयार होकर कमरे से बाहर चले गए थे। मैं उनको बस लगातार देखती चली गई थी। मेरी कुछ समझ नहीं आया था। नौकरानी कमरे में आई और उसने मुझे कपड़े निकाल कर दिए थे। कहने लगी, भाभी ये कपड़े पहन लो और फिर तैयार होकर नीचे आ जाओ। बड़े मालिक आपका नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रहे हैं नेता। यार होकर नीचे चली गई थी। देखा तो ससुर जी बैठे हुए थे। मैंने उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुझे कुर्सी दी और बैठने को कहा। डाइनिंग टेबल पर ढेर सारी वैरायटी का नाश्ता लगा हुआ था। उन्होंने मुझे नाश्ता करने के लिए कहा, लेकिन मैं एक गहरी सोच में थी। वह मुझे बड़ी गौर गौर से देख रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि ना जाने क्यों मेरे पति बिहेवियर ऐसा था। क्या उनकी शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई थी या फिर कोई और बात थी? तभी अचानक मेरे ससुर ने मुझे कहा, मैं रोशनी क्या सोच रही हो, बेटा नाश्ता करो। मैंने कहा है, पापा जी करती हूं। मैंने नाश्ता किया और फिर मैं दोबारा से अपने कमरे में आ गई थी। मेरे ससुर मुझे देख रहे थे कि मैं बहुत खोई खोई हूं। मेरे पति जब भी कमरे में आते मुझसे कोई बात नहीं करते थे। 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए थे। एक दिन तो मैंने खुद ही अपने पति से बात करने की कोशिश की कि वह कमरे में आए थे और फिर से तैयार हो रहे थे। जिस दिन मेरी शादी हुई थी, वह रात तो एक रात भी मेरे पास नहीं रुके थे। शायद वह घर में बने हुए दूसरे कमरों में जाकर सोया करते थे। मेरे पति अपनी घड़ी ढूंढ रहे थे, उन्हें वह नहीं मिल रही थी। मैंने जल्दी से उन्हें उनकी घड़ी निकाल कर दे दी और उनसे कहा, लाइए मैं आपके हाथ में पहना देती हूँ। ने यह बात कहते हुए उनका हाथ पकड़ लिया था तो उन्होंने एक झटके से मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगे, तुम्हें मेरे करीब भी आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे उलझन महसूस होती है। मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हो, मेरी आपके साथ शादी हुई है। उन्होंने कहा, मगर मैं इस शादी को नहीं मानता। यह कहकर वह कमरे से चले गए थे और मैं उनका ऐसा बिहेवियर देखकर रोती रह गई थी। मैं इतना रो आई थी कि मुझे कमरे में रोते रोते रात का समय हो गया था। मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। जब नौकरानी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाभी नीचे चलो, आपको मालिक खाने की टेबल पर बुला रहे हैं। मैंने उससे मना किया कि मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। तो वह चली गई थी और शायद उसने इसी तरह से जानकर मेरे ससुर को बता दिया था। जब मेरे ससुर मेरे कमरे तक चलते हुए आए और उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा तो कहने लगे, बेटा क्या बात है, तुमने दोपहर का खाना भी नहीं खाया
और अभी भी तुम खाने की टेबल पर नहीं आई। फिर मैंने अपने ससुर को सब कुछ बता दिया था और उनसे यह भी कहा था कि क्या मैं सच में उनको पसंद नहीं हूं? क्या ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है? मेरे ससुर मेरे इस सवाल पर खामोश होकर रह गए थे। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। मेरे ससुर कहने लगे, बेटा, केशव काम कैसे? प्ले में गिरा हुआ है, 2-3 दिन बाद ठीक हो जाएगा। अपने ससुर की बात पर मैंने यकीन कर लिया था। मैं 2-3 दिन का इंतजार करने लगी, मगर मेरे पति का बिहेवियर वैसा का वैसा ही था। उनके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आया था। अगले दिन मैंने देखा कि मेरे पति मेरे कमरे में आई और मेरा हाथ थाम कर कहा कि मुझे माफ कर दो। हम दरअसल में काम के सिलसिले में इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया, और तुम्हारे नजदीक आने की वजह भी यही थी कि काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना रहता था। इसीलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता था। मुझे समझना चाहिए था, तुम्हें टाइम देना चाहिए था। अगर मैं बिजी था तो तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था। क्यों गुस्सा नहीं करना चाहिए था? मेरे पति के मुंह से ये सब बातें सुनकर तो मुझे बड़ी ही खुशी महसूस हुई। मेरा सारा गुस्सा और परेशानी दूर हो चुके थे। मैंने झट से उन्हें गले से लगा लिया और उनसे कहा कि मेरे दिल को आज सुकून आया है। मुझे नहीं पता था कि आप काम के सिलसिले में इतने परेशान रहते हो। फिर मुझे तो यही लग रहा था कि शायद आप किसी और से प्यार करते हो और मेरे साथ आपकी शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है। अभी मेरे पति ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भला तुम जैसी खूबसूरत लड़की को पाकर कौन लड़का खुश नहीं होगा? बस मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं न, और सारे घर का कामकाज वगैरह मुझे ही तो देखना होता है। शादी की भी भागदौड़ इतनी ज्यादा थी कि सारा कुछ मुझे ही देखना पड़ता था। घर में मेहमानों का आना सब कुछ मेरे हिसाब किताब से ही तो होता था। इस वजह से मैं पूरी तरह से प्रेशर में आ गया था, जिस वजह से मैं सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल बैठा। आज सवेरे पिताजी से भी मुझे डांट पड़ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम बहू को टाइम नहीं देते, बल्कि उसे रुलाते रहते हो। उसके पिताजी से वादा किया था मैंने कि तुम्हारी बेटी को मैं बहू नहीं बेटी बनाकर ही रखूंगा और उसे कभी भी रोने नहीं दूंगा। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि मैं तो उसे बहुत खुश रखता हूं। लेकिन कमी तुम्हारी तरफ से है। जब पिताजी ने मुझे समझाया तो मुझे समझ आ गया कि मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तभी मैंने मेरे पति से कहा कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। मैं समझ सकती हूं कि काम करने की वजह से इंसान कितना परेशान हो जाता है। फिर हम दोनों ने बैठकर यूं ही बातें की। थोड़ी ही देर बाद तो मैंने देखा कि मेरे पति का व्यवहार वैसे ही पहले जैसा हो गया। वह अचानक कमरे में आई और टेबल से कुछ ढूंढने लगे। शायद वह कोई कागजात ढूंढ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि क्या हो गया, मुझसे पूछ लीजिए। शायद मैंने आपकी कोई चीज इधर उधर रखती हो। तभी वह मेरी तरफ से लाकर आई और कहने लगे कि तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो मुझे। तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मेरी आंखों के सामने भी मत आया करो। तुमसे पिताजी ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी, मेरी जिंदगी तो नर्क कर दी। और मेरी चीजों को हाथ लगाने की आज के बाद अगर तुमने हिम्मत की तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा। मेरे पति के मुंह से यह सब बातें सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह कमरे से बाहर चले गए और मैं वहीं पर जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर पहले तो मेरे पति मेरे साथ इतनी प्यार भरी बातें कर रहे थे, और अभी अचानक वनों के मुंह से यह सब बातें सुनकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक बार के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि शायद काम की प्रेशर की वजह से इन्हें फिर से गुस्सा आ गया होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सुबह तो यह अपने गुस्से के बारे में मुझसे बात कर रहे थे कि मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ऐसा क्या हो गया, अब तो मैं पूरी तरह से परेशान हो गई थी। मैंने यह बात जब अपने ससुर को बताई तो वह कहने लगे कि आज मैं उसकी क्लास लूंगा, तो मैं इस चीज की फिक्र मत करो। फिर मेरे ससुर ने मुझे बहला फुसलाकर खाना खिला दिया और मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। थोड़ी ही देर बाद मेरे कमरे में पता नहीं कौन आया, क्योंकि कमरे की लाइट बंद थी। मैं उठकर लाइट ऑन करने लगे तो उसे इंसान ने मेरा हाथ पकड़ा और लेटा दिया और मेरे साथ वह सब करने लगा। तो मुझे उसकी छुअन से लग रहा था कि वह मेरा पति ही था।
पूरी रात उसके साथ एंजॉय करने के बाद मुझे नींद आ गई। सवेरे उठकर जब मेरे पति ने कहा कि कल रात तो बहुत मजा आया, तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी की पहली रात थी, इसीलिए तुमने मुझे खुश कर दिया। अब मुझे थोड़ा संतोष हुआ कि वह और कोई नहीं, मेरा पति ही था। तभी मैंने उनसे कहा कि यूं चोरी छुपे सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। आखिर मैं आपकी पत्नी हूं, आपका मेरे ऊपर पूरा हक है, तो फिर वह सब करने की क्या जरूरत थी। भला लाइट बंद करना, क्यों मेरे मुंह के ऊपर हाथ रखना। तभी मेरे पति ने कहा कि मुझे इसी तरह मजा आता है, तुम बस टेंशन मत लो। लेकिन मेरे मन में खुशी हो रही थी कि आखिरकार मेरे पति ने मेरे साथ वह सब कर ही लिया जो एक लड़की की ख्वाहिश होती है। और पहले तो मेरे मन में यही था कि न जाने कौन था, कहीं कोई और तो ना हो। लेकिन मेरे ससुर और मेरे पति के अलावा तो हमारे घर में कोई है भी नहीं, तो भला कोई और कौन हो सकता है। क्या इसी तरह तो ये रोजाना का सिलसिला हो गया था। शाम के समय लाइट बंद होती थी और अचानक मेरे मुंह है और आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर मेरे हाथ पैर भी बांध देते थे। और उसके बाद मेरे साथ वह सब करते थे। और सवेरे होने पर मेरे पति कहते थे कि कल रात तो बड़ा ही मजा आया। अब तो मुझे दाल में काला नजर आने लगा था, क्योंकि सुबह मेरे पति के लिए से बिल्कुल भी नहीं लगता था कि पूरी रात उन्होंने मेरे साथ कुछ किया भी है। तभी मुझे इस राज्य को जानना ही था कि आखिर मेरा पति ही यह सब कुछ करता है या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ है। तभी मैंने घर के अंदर कैमरे फिट करवा दिए। मेरे कमरे में कैमरे लग गए थे और अब मैं रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही वही सब मेरे साथ दोबारा फिर से हुआ। दूसरे में दिन मैंने जल्दी से वे कैमरे निकालकर लैपटॉप में चलाए। उसके बाद जो कुछ भी मेरे सामने आया उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन है कि सक्के दरअसल वह कोई छोटे मोटे कैमरे नहीं थे। वह अंधेरे वाली चीजों को भी बड़ी अच्छी तरीके से दिखा देते थे। इसीलिए उसके बारे में साफ दिखाई दे रहा था कि हम लोग क्या कर रहे थे और वह इंसान कौन था। बल्कि वह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर ही था। वह मुझे जानवरों की तरह नोच रहा था और मैं पागल अपना पति समझकर उसके साथ वह सब कर रही थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मैं सीधा नीचे चली गई, जहां पर मेरे पति और मेरे ससुर बैठे बातें कर रहे थे। मैंने उनके सामने वह लैपटॉप रख दिया और कहा कि देख लो, आप लोग खुद ही इसके अंदर क्या कुछ है। ये सब देखकर तो मेरे ससुर अपना पसीना पहुंचने लगे और मेरे पति भी हक्के बक्के रह गए। मैंने उनसे कहा कि जो कुछ भी है सच सच बता दो, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। तभी मेरे ससुर ने कहा कि बेटा, मुझे माफ कर दो। हम दरअसल मेरा बेटा कोई आम इंसान नहीं बल्कि यह एक किन्नर है। इसी वजह से तो यह तुम्हारी नजदीक नहीं आता और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करता रहता है। वह किन्नर है और ये बात अगर पूरे समाज में फैल जाती तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाती है। और हम लोग ठहरे बिजनेस में लोग इतने बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों से हमारी पहचान है। अगर उन लोगों को पता चलता कि मेरा बेटा किन्नर है तो मेरी सारी रेपुटेशन खराब होती। हम लोग सड़क पर आ जाते हैं क्योंकि लोग ताने दे देकर हम लोगों से सब कुछ छीन लेते। इसीलिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि तुम्हारी शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ सो जाया करूंगा, जिससे तुम्हारी एक संतान हो जाएगी। जब संतान हो जाएगी उसके बाद सारी सच्चाई तुम्हें बता देंगे और तुम पति पत्नी खुश रहना। और जब एक बच्चा हो जाएगा तो जो लोगों के अंदर का भी वह दूर हो जाएगा कि यह आम लड़का ही है। इसीलिए हम लोगों ने ये चाल खेली। मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तो अपने बेटे की खुशी के लिए यह सब किया था। और रही बात मेरे बेटे की ऐसी स्वभाव की, तो वह तो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार जानबूझकर करता है, क्योंकि अगर वह तुम्हारे साथ प्यार से पेश आता तो तुम उसके नजदीक आ जाती है और तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाती। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा रूडली व्यवहार करता है ताकि तुम उसके नजदीक ना आओ और तुम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहो। हमें माफ कर दो बेटा। अब यह बात सुनकर तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि लोगों ने धोखे में रखकर मुझसे शादी की थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मुझे इस घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि यह इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। भगवान ने उन्हें ऐसा बना दिया तो इनकी क्या गलती थी। इसीलिए मैंने अपने ससुर से कहा कि आपने धोखा तो दिया है जिसका मुझे हमेशा बुरा लगेगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
मैं आप लोगों की सेवा करूंगी और हमेशा अपने पति का ख्याल रखूंगी। अगर मेरे बच्चा नहीं हुआ, तो हम लोग एक बच्चा गोद ले लेंगे और पूरी दुनिया की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क सिर्फ आप सब लोगों से पड़ता है। और इसी तरह मेरी बातें सुनकर मेरे ससुर खुश हो गए। हम लोग अपनी ससुराल में हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे। धन्यवाद।